आज तारीख है 26 जुलाई और दिन रविवार। आज का दिन कई अहम घटनाओं का गवाह बना। राजनीति से लेकर शिक्षा, किसानों से लेकर कारोबार और देश दुनिया तक कई बड़ी खबरें पूरे दिन चर्चा में रहीं। अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे कल से आज तक की 50 बड़ी और भरोसेमंद खबरें। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज के खास दिवस के बारे में। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस दिन देश उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी सुर्खियाँ। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने छात्रों के आंदोलन की सराहना की और कहा, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने पूरी दुनिया को दिखाया कि असली विश्वगुरु होने का मतलब क्या होता है। जंतर मंतर पर ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलता रहा। उनका यह बयान अब राजनीतिक और सामाजिक हलचलों में चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल सुरक्षा कारणों से बंद किए गए राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के गेट अब दोबारा खोल दिए गए हैं। इन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही सामान्य रूप से शुरू हो चुकी है। डीएमआरसी ने यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा के बाद लिया है। हालांकि यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर पर निकलने से पहले आधिकारिक मेट्रो अपडेट जरूर देख लें, ताकि किसी भी बदलाव की जानकारी समय रहते मिल सके। अब बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जुलाई तक कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे बारिश की कमी और कम हो सकती है। हालांकि अल नीनो का असर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिससे मानसून के आगे के दौर पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। संसारी किलाड़ मार्ग पर चलती टाटा सुमो टैक्सी पर अचानक पहाड़ी से विशाल चट्टान गिर गई। हादसा इतना भयावह था कि वाहन में सवार सभी 13 लोगों की मौके पर ही दबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, जिला प्रशासन और बीआरओ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गयी। बताया जा रहा है कि एक यात्री हादसे से कुछ देर पहले ही गाड़ी से उतर गया था, जिससे उसकी जान बच गई। अब आगे की कुछ खबरों में बात करेंगे किसानों की। कृषि विभाग ने कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत ट्रैक्टर, कृषि ड्रोन, रोटावेटर, कंबाइन हार्वेस्टर और सुपर सीडर समेत कई आधुनिक कृषि उपकरणों की बुकिंग शुरू कर दी है। इच्छुक किसान 10 अगस्त तक विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों की लागत घटेगी और खेती के काम तेजी से पूरे हो सकेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली खाद की नई व्यवस्था के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब किसानों को उनकी जमीन के रकबे और बोई गई फसल के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण और खाद की बुकिंग करनी होगी। फिलहाल ये योजना 20 राज्यों के 40 जिलों में शुरू की गई है, जिसके नतीजों के बाद इसे पूरे देश में लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। अब अगली खबर राजस्थान के किसानों के लिए है। राज्य का कृषि विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद किसानों तक सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधी जानकारी तेजी से पहुंचाएगा। इसके लिए जयपुर में अधिकारियों को गूगल क्लाउड के जेमिनी एआई का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग का कहना है कि अब किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में भी योजना और कृषि सलाह की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी। अब आगे की खबरों में जान लेते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर की। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जुलाई से शुरू होंगे और 29 अगस्त तक किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी एनएफआर ने 6,777 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त तक रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वहीं सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट मिलेगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2026 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सफल 1340 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PDF सूची में देख सकते हैं। इंटरव्यू की तारीख और आगे की जानकारी आयोग जल्द जारी करेगा। अब बात करते हैं राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर की। देखिए, कल आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। मगर जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक पत्र साझा किया।
उन्होंने लिखा कि 10 दिनों की घटनाओं से, जबकि आपको पता है कि ये 10 दिनों की घटनाएं नहीं, ये करीब 1 महीने तक की घटना चल रही थी। और उन्होंने लिखा है कि 10 दिनों की घटनाओं से उनका मन बेहद दुखी था और युवाओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। प्रधान ने कहा कि वह नहीं चाहते कि देश के युवाओं का भविष्य कानूनी विवादों में उलझे या राष्ट्र विरोधी ताकतें इस मुद्दे का फायदा उठाएं। अगर यही चाहते तो ये काम पहले ही हो सकता था जो अभी किया है। चलिए खैर, अब बात करते हैं अपनी खबरों में। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरे देश को बधाई, यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है। वहीं इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। योगी ने कहा कि अब पेपर लीक और नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी अवैध संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। अब बात करते हैं आगे की राजनीति की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, नरेंद्र मोदी भारत का अतीत हैं और अतीत कभी भविष्य से नहीं लड़ सकता। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और भविष्य की राजनीति नए विचारों के साथ आगे बढ़ेगी। अब अगली खबर मोदी कैबिनेट से आ रही है। रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बिट्टू अब पंजाब की राजनीति पर पूरा फोकस करना चाहते हैं और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें राज्य में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं एनटीए में बड़ा एक्शन देखने को मिला। पेपर लीक और परीक्षा सुधारों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार अगले 1 महीने में एनटीए के पूरे ढांचे में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर। पेपर लीक मामले में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त कानून लाकर पेपर लीक पर पूरी तरह रोक लगाने का भरोसा जताया है। और वहीं उन्होंने मंत्रियों को सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने की सलाह दी है। उन्होंने खास तौर पर इंस्टाग्राम और रील्स के जरिए युवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं, फैसलों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से लोगों, खासकर युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और आगे देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए देश भर के छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभी 2 मांगे पूरी होना बाकी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और देश के भविष्य का सम्मान करते हुए माफी मांगे, और दूसरी, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई कथित हिंसा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए खड़े होना ही असली साहस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट पेपर लीक विवाद के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा ने छात्रों और युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेपर लीक और नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई के लिए कड़े कानून बनाए हैं। भाई एक बात बताओ, अगर ये इतने बड़े कानून पहले से बनाए जाते तो क्या दिक्कत थी? आपको अब 14-15 साल बाद याद आ रहा है कि नए कानून बनाने चाहिए। अगली खबर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यात्रा के दौरान न तो किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी और न ही किसी साजिश को छोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अफवाह फैलाने या झूठी सूचना देकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें जेल भी भेजा जाए। देखिए अगली खबर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी हर बात पर सवाल पूछती है, इसलिए उन्हें डांटने के बजाय तर्क और संवाद के जरिए समझाने की जरूरत है। भागवत ने कहा कि बच्चों और युवाओं को ज्यादा समय, अपनापन और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को अपनाने पर भी जोर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच एक नया मामला सामने आया है।
प्रदर्शनकारियों तक मुफ्त खाना कौन पहुंचा रहा है, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस अब कैफे और रेस्टोरेंट से पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस प्रदर्शन स्थल से मिले फूड पैकेट और रैपर के आधार पर डिलीवरी का रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं कई रेस्टोरेंट मालिकों से ऑर्डर और पेमेंट से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है। देखिए अगली खबर में, बिहार बंद के दौरान कई जिलों में हिंसा देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छपरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक वैन में आग लगा दी, जबकि सिवान में हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। बताया जा रहा है कि 8 जिलों में पुलिस पर पथराव और कई वाहनों में तोड़फोड़ की घटना भी हुई। यह प्रदर्शन नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान हुआ। 26 दिन का अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई और उन्होंने अनशन सिर्फ इसलिए समाप्त किया ताकि छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो। वांगचुक ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई होती, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया। बीजेपी नेताओं और कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि यह स्थान कभी प्राचीन मंदिर था। मस्जिद के बाहर पूजा अर्चना के बाद अब सोमवार को वहां शिवलिंग स्थापित करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले सांसद यूसुफ पठान की मस्जिद परिसर की सफाई वाली तस्वीरों को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। फिलहाल इस पूरे मामले पर यूसुफ पठान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब आगे अपनी खबरों में बात कर लेते हैं अदालत से आई बड़ी खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट बिना अनुमति साझा नहीं किए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि न्यायालय कोई 24/7 एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। इस फैसले का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना और अदालत की कार्रवाई के गलत इस्तेमाल को रोकना है। अब बात करते हैं कारोबार जगत की। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ये खबर जान लीजिए। वैश्विक अस्थिरता के बीच इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 2622 रूपए महंगा होकर 1,43,781 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 6,974 रूपए प्रति किलो बढ़ी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक हालात के चलते कीमती धातुओं में उतार चढ़ाव आगे भी जारी रह सकता है। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने बड़ा वित्तीय फैसला लिया है। कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के जरिए एनसीडी जारी कर बाजार से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले जून तिमाही में अल्ट्राटेक ने मुनाफे और कारोबार दोनों में मजबूत बढ़त दर्ज की थी। गुरुग्राम ने कारोबार के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। सीबीआरआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम अब 10 करोड़ यानी 100 मिलियन वर्ग फुट ऑफिस स्पेस वाला उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑफिस मार्केट बन गया है। यहाँ बड़ी वैश्विक कंपनियों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, जिससे गुरुग्राम देश के प्रमुख बिजनेस हब के रूप में अपनी पहचान और मजबूत कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है। गुलशन ग्रुप ने गाजियाबाद की वेब सिटी में 5.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, जहां कंपनी प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करेगी। इस परियोजना में करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 500 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट बनाए जाएंगे। कंपनी को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री होगी। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की अहम खबरों पर। ईरान के पास एलपीजी टैंकर पर हुए हमले के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर सवार सभी 28 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वह स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नागरिक जहाजों, नाविकों और समुद्री ढांचे पर किसी भी तरह का हमला बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका में हवाई सफर आने वाले समय में और महंगा हो सकता है। बढ़ती ईंधन लागत और ऑपरेशन खर्चों के चलते बड़ी एयरलाइंस अब सस्ते टिकटों के बजाय प्रीमियम सेवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। यूनाइटेड और डेल्टा एयरलाइंस के अधिकारियों का कहना है कि बेहद कम किराए वाले टिकटों का दौर अब लगभग खत्म हो चुका है। लागत बढ़ने के कारण कंपनियां किराए बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर उड़ानों की संख्या घटाने की रणनीति अपना रही है। अब आगे बात करेंगे कुछ खबरों में सड़क परिवहन और वाहन चालकों के लिए। आगे की खबरों में हम बात करेंगे सड़क परिवहन से लेकर वाहन चालकों तक। एनएचआई ने टोल टैक्स की गणना का नया फॉर्मूला लागू किया है, जिससे कई रूट्स पर टोल शुल्क में करीब 40% तक की कमी आ सकती है। नए नियम के तहत ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर और एलिवेटेड हाईवे पर टोल उसी दूरी के आधार पर लिया जाएगा जो कम होगी। इससे रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। परीक्षितगढ़ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान रथ हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से 17 श्रद्धालु झुलस गए। गंभीर रूप से घायल 25 वर्षीय सचिन के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रद्धालु की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। गंगोह थाना क्षेत्र के कुंडाबसी गांव में हुए धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में कई मजदूर इसकी चपेट में आए और 4 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और राहत दल मौके पर बचाव अभियान चला रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक महिला को लेकर हुए विवाद में कंपनी के सुपरवाइजर ने अपने ही सहकर्मी पर मशीन की ब्लेड से गले और पेट पर हमला कर दिया। घायल कर्मचारी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जाँच में महिला को लेकर दोनों के बीच चल रहे विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में है। वीडियो में रेड कारपेट पर बैठे एक कुत्ते को हटाए जाने की घटना पर मलाइका अरोड़ा ने नाराजगी जताई। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए इस हरकत को बहुत घटिया बताया। हालांकि उन्होंने खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया। वहीं मलाइका की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर खेसारी के समर्थक भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब अगली खबर है खेल प्रेमियों के लिए। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का खाता खुल गया है। दरअसल बिहार के पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों की हैवी वेट स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यह इस टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक है। वहीं बॉक्सिंग में भी भारत को अच्छी शुरुआत मिली है, जहां जादू मणि ने अपना मुकाबला जीतकर अगले दौर में जगह बना ली है। अब आखिरी में अंतर्राष्ट्रीय खबर। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा लंबी दूरी का हमला किया है। करीब 1200 किलोमीटर अंदर तक घुसकर यूक्रेन ने रूस के हथियार कारखाने, ऑयल रिफाइनरी, लॉजिस्टिक्स हब और फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, कैस्पियन सागर में ईरानी सामान ले जा रहे जहाजों पर भी हमले का दावा किया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे लॉन्ग रेंज सैंक्शंस का नाम दिया है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो यह रूस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा सकता है। ये थी हमारी आज की बड़ी और अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे आपसे अगली बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।